हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। मैं सुंदर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एनसीईआरटी स्टडी ए1 के इस प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए तो आज हम चैप्टर नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। कितना? चैप्टर नंबर 2। ठीक है, क्लास 7 के लिए एनसीईआरटी है। चैप्टर नंबर 2 है मानी प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण का मतलब होता है हम भी प्राणी हैं, जीव जंतु। ठीक है ना, जितने भी जीव है जंतु है, हम मानी मानव भी क्या है, प्राणी हैं। और उनमें पोषण किस प्रकार से होता है उसके बारे में आज इस सेशन में मेरे भाई हम अध्ययन करेंगे। क्या करने वाले हैं इसमें? अध्ययन करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। ठीक है, चलिएगा आगे। हाँ, हम पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण। तो प्राणियों में पोषण की कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है, और प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होता है उस चीज़ के बारे में हम अच्छे से आज जानने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं? अच्छे से जानने वाले हैं। तो लीजिएगा, करते हैं हमारा चैप्टर स्टार्ट। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने पादपों में पोषण पढ़ा था। उसके अंदर हमने जाना था कि केवल जंतु ही ऐसा है जो किसी और पर निर्भर रहता है, जबकि जो पादप हैं, पेड़ पौधे, वो खुद से अपना भोजन बना लेते हैं। उनमें भी कुछ एक पादप होते हैं जो किसी और पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन बाकी जो बच रहे हैं, बाकी का मतलब ना कुछ एक है, बाकी ये मानो पूरे 100% या 99.99% ही क्या करते हैं, किसी और से या खुद से अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार मानव की बात करें, प्राणियों की बात करें, तो प्राणी अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। प्राणी अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। ये किसी वनस्पति पे क्या रहता है, निर्भर करता है, माने पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है, जीव जंतुओं पर निर्भर रहता है। खुद से अपना खाना नहीं बना सकता। बनाने का मतलब ये नहीं कि भाई आटा लिया यार चलो खुद ही बना के खा लिया, वो वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है ना, माने खुद से ऐसे अपने शरीर में ऐसी कोई चीज नहीं जिससे कि अपना पेट खुद से ही भर जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, या कुछ ऐसा नहीं है कि भाई जमीन से पोषण लेकर ही अपने पाँव खींच लेते होंगे उस न्यूट्रिशन को और हमारे पेट में चला जाता होगा, या हवा से ही अपना पेट भर जाता है। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हमें खाना खाना पड़ता है और वो हमें प्रकृति से मिलता है। ठीक है ना, और उसे हम नहीं बनाते, प्रकृति बनाती है। चलेगा आगे। मानी हाँ, परंतु प्राणी या जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। माने प्रत्यक्ष अथवा जो परोक्ष रूप से किससे प्राप्त करते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं। माने अपना खाना खुद तो कतई नहीं बना सकते। ठीक है ना, किससे, किस पे निर्भर करते हैं, पौधों पर निर्भर करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधे का भक्षण करते हैं। कुछ प्राणी होते हैं जो सीधे ही क्या करते हैं, पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं, जो पौधे खाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, पौधे खाते हैं। कहने का मतलब है कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से पौधों पर डिपेंड रहते हैं। मानी पौधे, अगर हम पौधे को नहीं खाते हैं या उससे उपस्थित उपस्थित जो भी शाक है उसको नहीं खाते तो हम प्राणियों को खाते हैं। जैसे हम गाय बकरी जो है, ये गाय है, मुर्गा मुर्गी है, ये सब अगर पेड़ पौधे पे डिपेंडेंट रहते तो हम उनको खा जाते हैं। ठीक है ना, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता तो सब पेड़ पौधों से ही पोषण है, पानी आता तो उन्हीं से ही है हमारा आहार। ठीक है ना, आगे लीजिए। आगे अपने पास है मानी जो पौधे खाते हैं, कुछ जंतु पौधों एवं जंतुओं दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। किसकी? माने जो अपने पास सभी जो जीव हैं उनमें वृद्धि करने के लिए, शरीर को अपने ठीक ठाक और स्वस्थ बनाने के लिए, और शरीर में गति चलती रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है या खाद्य पदार्थ हम खाते हैं। ठीक है, प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण मानी भोजन करने की विधि और शरीर में उसके उपयोग की विधि
शरीर में उसके उपयोग की विधि, उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य भोजन के अनेक संघटक है, स्मरण कर उनके नाम बताइए। मान जो हम खाना खाते हैं उनमें हमें क्या क्या मिलता है, उसका हमें क्या करना है, इसमें नाम बताना है। तो हम जैसे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, है ना, डायरेक्ट भी नहीं खाते, लेकिन हम जो खाना खाते हैं उसे हम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, खनिज तत्व, तो ये आदि सब प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। आगे अपने पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा कि आरेख द्वारा दर्शा दिया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में, ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज खा के क्या काफी सारे जटिल जो पदार्थ होते हैं वो उसको सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, उसके बाद में हम उनको खाते हैं, है ना। देखिए कैसे, सरल पदार्थों में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, माने परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। आपको पता है जब हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो ये नहीं कि जो पूरा खाना होता है, हम जैसे रोटी हो गई स्टार्टिंग में, तो रोटी की रोटी पूरी नहीं खा लेते, उसको भी तोड़ तोड़ के खाते हैं। ठीक है, उसके भी छोटे छोटे टुकड़े अपना दांत करता है, चबाता है उसको, फिर पेट में जाता है, माने स्टमक में जाता है, फिर स्टमक क्या करता है, और उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में, बिल्कुल चिन्ह चिन्ह पार्टिकल्स में तोड़ता है। ठीक है, क्या करता है, तोड़ता है, और फिर उसका जूस निकालता है, और जूस हमारे किस में जाता है, ब्लड में जाके मिल जाता है। ठीक है ना, ब्लड में जाके मिल जाता है और वो पहुंचता है कोशिकाओं तक, और कोशिकाओं में ऑक्सीजन के कारण दहन होता है, और दहन से हमें एनर्जी मिलती है। आगे खाद्य अंतग्रहण की विभिन्न विधियां। खाद्य अंतग्रहण की कौन कौन सी विधियां हैं वो हम जानेंगे। यहाँ पर विभिन्न विधियों के बारे में बात की गई है। खाद्य अंतग्रहण, खाद्य अंतग्रहण का मतलब होता है खाना ही, माने खाना जो हम अंदर ले रहे हैं। अंतग्रहण का मतलब खाने को उठाया और अंदर ले गए खा के, उसे बोलते हैं अंतग्रहण। ठीक है, की विधियां, माने भोजन के अंतग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे अपन अलग तरीके से खाना खाते हैं, है ना, जीव जंतु अलग तरीके से खाना खाते हैं, ओके, और पक्षी अलग तरीके से खाना खाते हैं, जैसे हम चबाकर खाना खाते हैं, और पशु पक्षी है मोटा मोटा, ये जो पशु है मोटा मोटा खा लेते हैं, मोटा मोटा खाने के बाद फिर वापस से निकालते हैं मुंह में, और फिर उसको चबा के फिर सारी रात अंदर लेते रहते हैं। ठीक है ना, भूखमरी की तरह है वो लोग, माने ऐसा ऐसा समझो, मैंने मतलब मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा है कि वो क्या है, एक बार जैसे मिल गया ना खाना तो मोटा मोटा खा लेंगे, जैसे मिल ही नहीं रहा है, फिर उसको रात भर क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, जुगाली करके मुंह में लाते हैं, फिर उसको छोटा छोटा तोड़ते हैं, फिर अंदर ले जाते रहते हैं। उसके विपरीत पक्षियों की बात करें तो वो सीधा दाना को चबाते नहीं, वो सीधा का सीधा निगल लेते हैं, और वो निगल लेते हैं, वो पेट में क्या होता है, पाचन होता है, उनको स्वाद से कोई मतलब नहीं है ना। हम क्या है, खाना खाते हैं, मुंह में घुमा घुमा कर स्वाद लेते रहते हैं, मजा आ रहा है भाई। ठीक है, तो उसी प्रकार से अलग अलग विधियां हैं अंतग्रहण की, क्या है, अलग अलग विधियां हैं अंतग्रहण की। आगे लीजिएगा, भोजन के अंतग्रहण को विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, माने जो हमिंग बर्ड होता है, क्या है, मरमर पक्षी का मतलब क्या होता है, हमिंग बर्ड। ठीक है, पौधों का मकरंद चूसते हैं। ठीक है, मधुमक्खी तो क्या करती है भाई, मकरंद चूसती है, पौधों का हो गया, फूलों का हो गया, जो उनको स्वादिष्ट लगता है, और फिर कहीं पे ले जाकर वापस क्या कर देती है, छोड़ देती है ना, छत्ते के अंदर। ओके, मकरंद होता है। चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। जो शिशु होते हैं वो क्या करते हैं, माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल लेते हैं। अजगर तो सीधा ही काम खत्म। ठीक है, उसको स्वाद से कोई मतलब नहीं है, जो भी चीज, जो भी पक्षी पशु दिखा उसको सीधा निगल लेगा, और पेट आराम से फिर उनको पचाता रहेगा। उसका पेट भरा होना चाहिए, स्वाद से उसे कोई मतलब नहीं है। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका
भक्षण करते हैं। कुछ जो जलीय प्राणी होते हैं वो आसपास जो अपने जो होते हैं उनको क्या करते हैं, छानते हैं, कणों को, खाद्य कणों को छानते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। आगे है अंतःग्रहण की विभिन्न विधियां। तो अंतःग्रहण की विभिन्न विधियां तो देखो अलग अलग है। माने जंतु का नाम घोंघा हो गया, चींटी हो गया, चील हो गया, मरमर, जू, मच्छर और तितली। ठीक है, इनके आहार की कौन सी विधियां हैं ये आपको इसमें लिखनी है कि कौन सा आहार करते हैं, मधुमक्खी किस प्रकार से आहार करती है, वो सब हमें इसमें लिखना है। ठीक है ना। अभी अभी मधुमक्खी के भाई चूसती है ये तो, ठीक है, चूसने वाला आहार। तितली भी एक तरीके से उस पे जाके चूसती है, मगर ये जो मच्छर भी अपना खून चूसता है, जो भी अपना खून चूसती है, ये भी अपना खून चूसता है। चील, चील भाई खून नहीं चूसती है, तो चीर फाड़ करके खाती है ना, पक्षियों को ले जाती है, चीर करती है, फाड़ती है, खाती है। और घोंघा, घोंघा भी। ठीक है, चलिए आगे। माने आहार की विधि है छीलना, चबाना, काटना, वेदन वेदन या पकड़ना तथा निगलना और साइफनी, स्पंजी और चूषण इत्यादि क्या है उसकी विधियां हैं। ये सारी की सारी क्या है मेरे भाई, विधियां हैं। आगे है अद्भुत सत्य। अद्भुत सत्य क्या है जरा देखो। स्टारफिश माने तारा मछली आप लोगों ने देखी होगी, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। जो स्टारफिश है, क्या है, स्टारफिश आप लोगों ने देखी होगी। तो वो कैल्शियम कवच वाले जो जीव जंतु होते हैं उनका क्या करती है, वो आहार करती है। ठीक है, कैल्शियम कवच वाले जो शंख वगैरह आप लोगों ने देखे हो, फूंक मार के बजाते हैं, वो पूरा कैल्शियम का बना हुआ होता है और उसमें एक प्रकार का जीव रहता है। ठीक है ना, एक क्या प्रकार का क्या रहता है, जीव रहता है, उसको ऊपर का वो कवर रहता है ना, उस जीव को निकाल दिया जाता है और उस शंख को प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार से जो समुद्र है उसमें हजारों प्रकार के क्या होते हैं, जीव जंतु होते हैं जो कैल्शियम के कवच के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो उनको खाने वाली कौन है, स्टारफिश मानी तारा मछली है, जो कि कैल्शियम कवच, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है उसको खाती है। खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। मानी कैल्शियम कार्बोनेट के कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच कवच खोलने के बाद, मानी वो कवच को खोलती है, खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है। अमाशय बाहर का मतलब होता है अपना पूरा स्टमक ही बाहर निकाल लेती है, पेट। ठीक है, पेट बाहर निकाल लेती है मुख से और फिर उसके कोमल भागों को खाती है। खाने के बाद अब वापस जो अमाशय पेट में वापस चला जाता है, माने शरीर में चला जाता है। जंतु क्या होता है, जो कोमल भागों को खाती है और अमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता रहता है। आहार में कोई जल्दी नहीं है, आराम से पचता रहता है। ये है स्टारफिश। ठीक है ना, ये क्या है, स्टारफिश है। कौन सी फिश है, स्टार फिश है। आगे अपने पास क्या है, आगे अपने पास है मानी प्रेक्षण सारणी। प्रेक्षण सारणी में लिखिए, आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य संग्रहण की विधियां, खाद्य अंतग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन अंतग्रहण करते हैं। आगे है मानव में पाचन। ठीक है, मोस्टली अपने पास क्या है, मानव और पेड़ पौधे ही हैं। ठीक है, हम उनके बारे में ही ज्यादा अध्ययन करते हैं, है ना। तो अपने पास जो मानव है, ह्यूमन है, ह्यूमन में किस प्रकार से पाचन होता है, डाइजेशन होता है, यानी होता है डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, डाइजेशन, पाचन को बोलते हैं डाइजेशन, इसको बोलते हैं ह्यूमन और में को बोलते हैं इन। तो मानव में डाइजेशन या डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी में हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतग्रहण करते हैं। मानव क्या करता है, जो भी खाना खाता है अपने मुंह से खाता है। किससे खाता है, अपने मुंह से खाता है। इसे वो पचाते हैं। इसे क्या करते हैं, पहले चबाते हैं, फिर पेट में जाता है, वहां पचता है, फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित हो जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले खाना खाते हैं, खाना खा लिया, अच्छा लगा है, बहुत मजा आ गया है, फिर क्या करते हैं, वो स्टमक में जाता है, वो पचता है। ठीक है, जो चीज पचती है वो हमारे शरीर में लग जाती है और जो चीज नहीं पचती है वो यूरिया के रूप में या फिर जो बिना पचा जो रहता है, पचने के बाद जो बचता है वो मलाशय द्वारा मल त्याग कर दिया जाता है।
क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक पहुंचती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। इस नली को क्या कर सकते हैं हम? विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। इन सभी का क्या होता है? अलग अलग नाम होता है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में जाएगा मुंह में तो उसे बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुंह में जाते हैं मुख गुहा होती है। क्या होती है? मुख गुहा। तो उसके बाद में ग्रास नली होती है। ग्रास नली या फिर जिसे ग्रेसिका कहते हैं। ठीक है ना, ग्रास नली। उसके बाद में अमाशय में जाता है, मान अमाशय जो अपना पेट होता है उसमें जाता है। ठीक है, और उसके बाद में शुद्रांत्र। शुद्रांत्र का मतलब होता है छोटी आंत्र। छोटी आंत होती है। ठीक है, एक होती है बृहद्रांत्र। ठीक है ना, बृहद्रांत्र। बृहद्रांत्र मानी क्या होती है? बड़ी आंत होती है जो मलाशय से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? मलाशय से। और लास्ट में होता है मल द्वार, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं? गुदा बोलते हैं या एनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एनस बोलते हैं। ठीक है, क्या आप क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल या आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न जैसे जैसे भोजन विभिन्न जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों में गुजरता है भागों में गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति, शुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाला ग्रंथियां। क्या है? लाला ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय अग्नाशय पाचक रस स्त्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदलता है। जो पाचक रस है, क्या है? जो पाचक रस है जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देता है। उनके किस रूप में बदल देता है? सरल रूप में बदल देता है। आहार नाल यानी आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। आहार नाल और संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का क्या करती है? निर्माण करती है। पाचन तंत्र का क्या करती है मेरे भाई? निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? पाचन तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, जरा देखो ये डायग्राम है। ठीक है, मानव का है ना। स्टार्टिंग में यहाँ से मुंह में क्या होती है? मुख गुहा होती है। ठीक है ना, मुख गुहा होती है यहाँ से। ये जो होती है ये मुख गुहा होती है। फिर यहाँ से लेकर जो ये आगे आता है लाला ग्रंथि, माने लार ग्रंथियां होती है। लाला ग्रंथि को मतलब क्या होता है? लार ग्रंथियां होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाला ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथियां होती हैं जो लार उत्पन्न करती हैं, जो भोजन को लसलसा बनाती है और खुद लार में लपेटकर ग्रास नली में डालती है। तो ये हो गई ग्रासिका। ग्रसिका या ग्रास नली, क्या बोलते हैं इसे? ग्रासिका, ग्रास नली। क्योंकि लार में जब अपना भोजन लिपट जाता है तो लार क्या करते हैं? काफी सारे बैक्टीरियाओं को मारने का काम भी करती है, साथ ही भोजन को लसलसा बनाकर जो अपनी ये ग्रास नलिका है इसमें से पे स्टमक तक जाने के लिए उसको सुगमता प्रदान करती है। क्योंकि वो लसलसा बन जाता है, लचीला बन जाता है, तो आसानी से इसमें से नीचे उतर जाता है कर्मा कुंचन गति के कारण। ठीक है, क्योंकि ये जो नली है इसमें कर्मा कुंचन गति होती है। कौन सी गति होती है? कर्मा कुंचन गति होती है। ठीक है, तो आसानी से क्या हो जाता है? लार में लिपटने के बाद उतर जाता है। फिर जैसे ही इस ग्रसिका या ग्रास नली से उतरकर अमाशय में पहुंचता है, फिर कहाँ पहुंचेगा मेरे भाई? अमाशय में पहुंचेगा। ठीक है, जैसे ये तो ये अपना अमाशय है। यहाँ पर क्या है? ये अपना अमाशय है। अमाशय के आकार की बात करें तो अपना अमाशय यू आकार का होता है। कौन से आकार का होता है? यू आकार का होता है। हमारे द्वारा खाया गया कोई भी खाना, ठीक है, लगभग 4 से 5 घंटे में पूरी तरीके से पच जाता है। लेकिन हम सुबह और शाम या दोपहर में खाने का अपना प्रोसेस है, हर 6-6 घंटे बाद हम खाते हैं। ठीक है ना। हाँ, रात में नहीं खाते हैं सोते टाइम कि भाई रात में उठ के 6 घंटे बाद वापस उठ के 12 बजे 1 बजे खाएंगे, ऐसा नहीं है। रात में हम सो जाते हैं क्योंकि जब हमारी बॉडी रेस्ट कर रही होती है तो हमारा खाना बहुत कम पचता है, मानिए उस टाइम पर। जबकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा खाना बहुत जल्दी पचता है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं तो वो जल्दी पचता है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जो हमारा जो स्टमक है
वो क्या, जो पेट है वो क्या है, यू आकार का है। ये क्या है, यू आकार का होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, ये यू आकार का होता है, यूं करके ये होता है, यूं करके यू आकार का होता है। फिर यहाँ से एक नली निकल के यूं जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से अपना कौन सा है, ये यू आकार का। जब भी पूछे कि स्टमक का आकार कैसा है, यू आकार का है। फिर स्टमक के बाद में ये जब निकल के आएगा तो यहाँ के बाद में ये रहा, यहाँ से निकल के ये जाती है छोटे हाथ, ठीक है ना। ये होती है आपकी शुद्रांत्र मानी छोटे हाथ होती है। उससे पहले ये अग्नाशय है, पैनक्रियाज, ठीक है ना। ये क्या है, अग्नाशय है, पैनक्रियाज है। इसके अंदर अग्नाशय यहाँ पर है, पैनक्रियाज बोलते हैं। पैनक्रियाज एक ग्रंथि है जो हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन का स्त्रावित करती है। किसका स्त्रावित करती है, इंसुलिन का स्त्रावित करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों के जो बुजुर्ग होते हैं, उन लोगों की यदि डायबिटीज की बीमारी है या मीठे की बीमारी है, जो मीठा नहीं खाते हैं, आपको पता है, ठीक है। शुगर की बीमारी है, डायबिटीज, शुगर या मीठी बीमारी, उसे ही कहते हैं डायबिटीज को, ठीक है। वो किस कारण होता है कि हमारा जो पैनक्रियाज है प्रॉपर रूप से, सही तरीके से कार्य नहीं करता है। जब ये प्रॉपर रूप से या सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा होता है तो ये इंसुलिन उत्पन्न नहीं करता, और करता भी है तो बहुत कम मात्रा में करता है, ठीक है। तो इंसुलिन जब कम मात्रा में उत्पन्न करेगा तो हमारे द्वारा जो खाया गया खाना है उसमें होती है शुगर, तो उस शुगर लेवल को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। कौन नहीं कर पाता, हमारा शरीर। अब जब हमारा शरीर उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है तो हम डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। फिर हमें क्या करना होता है, डॉक्टर हमें सुझाता है कि भाई आपको एक इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अब आपकी जो शुगर लेवल है किस लेवल की है, उस आधार पर डॉक्टर हमें इंजेक्शन सुझाता है कि दिन में 1 बार 2 बार या एक दिन में 1 बार, ठीक है। तो ये पैनक्रियाज का ये काम होता है, इंसुलिन उत्पन्न करने का काम होता है, ठीक है। जिसे हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, इंग्लिश में पैनक्रियाज कहते हैं। अग्नाशय का मतलब कभी भी वो मत समझना कि हमारा बस ये दूसरा अंग है, ठीक है ना। कौन सा, जो हमारे गुप्तांग है उसका नाम कतई नहीं है। अग्नाशय का मतलब इंग्लिश में पैनक्रियाज है, और ये एक ग्रंथि होती है हमारे जो स्टमक है उसके नीचे की साइड में होती है, ठीक है ना। और ये कभी भी वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। कभी कभार अग्नाशय के हिसाब से कुछ और समझ जाते हो, तो ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद से जो अपना खाना है वो शुद्रांत्र में आता है। किस में आता है, शुद्रांत्र। शुद्रांत्र का मतलब होता है यहाँ से लेकर ये जो पाइप इधर से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा जो अंदर घूम रहा है, ये है शुद्रांत्र। शुद्रांत्र को वैसे बोलते हैं छोटी आंत। क्या होते हैं, छोटी आंत। छोटी आंत नहीं होती है, होने को तो ये लंबी होती है, बहुत लंबी, लेकिन इसका जो डायमीटर है, इसका जो व्यास है वो बहुत सकड़ा होता है। हमारी पतली सी की ये नली होती है। क्या होती है, पतली सी ये नली होती है। जैसे अपने शरीर में खाना, यहाँ स्टमक का क्या काम है, ये खाना पचाता रहता है। क्या करता रहता है, ये ऐसे गति करता रहता है। तो अपना खाना क्या करता रहता है, पचता रहता है, उसका जूस निकलता रहता है और इस नली के अंदर जाएगा। अब ये जो नली है, क्षुद्रांत्र, छोटी आंत है, ये क्या करेगी, उस खाने में जो आया हुआ जूस है उसको चूस कर ब्लड तक पहुंचाती है, उसको चूसती है। क्या करती है, उसको चूसती है, ठीक है। चूसने के बाद ये इसका काम है, ध्यान रहे लंबाई में बहुत लंबी होती है। हाँ, लंबाई में कितनी होती है, 5-6 मीटर की होती है ये, ठीक है ना। लंबाई में कितनी होती है, 5-6 मीटर की होती है, ठीक है ना। लंबाई में कितनी होती है, लगभग 5-6 मीटर की होती है। लेकिन आकार जो इसका डायमीटर है, वो सकड़ा है, इसलिए इसको छोटी आंत कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, छोटी आंत कहते हैं। अदरवाइज ये बड़ी आंत माने लंबी होती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर लेगा, उसको चूस लेगा। फिर कुछ रहा फहा जो है वो यहाँ से निकलकर जो अपना खाना है वो इस बड़ी आंत में चला जाता है, ठीक है। ये है आपकी बड़ी आंत। बड़ी आंत आकार में, ये लंबाई में बड़ी नहीं होती है, लंबाई में बहुत छोटी होती है, लेकिन इसका व्यास ज्यादा बड़ा रहता है। इसका व्यास क्या रहता है, बड़ा रहता है, माने व्यास चौड़ा रहता है इसका, ठीक है ना। व्यास की लंबाई ज्यादा रहती है, इसीलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं। कुछ रहा फहा जो पाचन के बाद जो जूस बच जाता है उसको ये चूस लेती है और ब्लड में पहुंचा देती है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, जैसे हमने खाना खाया और यहाँ से ये क्या हो गया, एनएस के थ्रू बाहर निकल गया, मानी मल द्वार या गुदा के द्वारा क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। अब जो बचे हुए पदार्थ होते हैं यूरिया और नाइट्रोजनिक पदार्थ होते हैं, मानी यूरिक पदार्थ होते हैं जो यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी बात, जब छोटी आंत और बड़ी आंत जिस पॉइंट पर कनेक्ट होती है, वहां पर एक पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं सीकम।
क्या बोलते हैं उसे, सीकम। और इस छोटी आंत और बड़ी आंत का जॉइंट है, वहीं पर एक बीमारी उत्पन्न होती है जिसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जो अपने पास है वहां पर बीमारी उत्पन्न होती है, उस बीमारी को हम बोलते हैं अपेंडिक्स। वो अपेंडिक्स होती है मतलब हम ऐसी चीजें खाते हैं फालतू की, जो बादी वाली चीजें, जैसे आप बैंगन खा गए, बैंगन हो गया, आलू हो गया, और ये क्या बोलते हैं राजमा हो गया, ये जो चना हो गया, चने का जो बेसन हो गया, चना नहीं रुकता, बेसन रुकता है, ठीक है ना, बेसन हो गया। अगर इनसे रिलेटेड हम चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तली भुंजी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो जल्दी हम किसके शिकार होने वाले हैं, किसके, अपेंडिक्स के। अपेंडिक्स क्या होता है कि कचरा जम जम के वो जो भाग होता है वो बाहर निकलता जाता है, और बाहर निकलता जाता है तो उसकी एक चूंच सी बन जाती है। अब वो अपने पेट में चुभती है, क्या करती है, वो चुभती है तो दर्द उत्पन्न होता है बहुत ज़्यादा। फाइनली हमें उसका ऑपरेशन करके डॉक्टर के द्वारा उसे निकलवा दिया जाता है, माने काट के अलग कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी यदि आप खाते हुए नहीं रुके तो फिर बन जाएगी, ठीक है, इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। तो ये था। दूसरी बात, अपने यहाँ तक तो हमने समझ ही लिया था, तो और थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं, स्टमक के बारे में। जो अपना पेट है वो खाने को लाता है, पचाता है, उसमें काफी सारे बैक्टीरिया रहते हैं। इसमें अग्नि उत्पन्न करने के लिए एक केमिकल उत्पन्न होता है जिसे HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, HCl। ये क्या करता है, भोजन को पचाने का कार्य करता है, और भोजन में आए हुए बैक्टीरिया और वायरस को किल करने का कार्य भी करता है, ठीक है ना। क्या करने का कार्य करता है, किल करने का भी कार्य करता है। इसीलिए बोला जाता है कि खाना खाने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए, पीना चाहिए लेकिन थोड़ा सा घूंट दो घूंट, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हम पानी पी लेते हैं तो पेट में पानी ज़्यादा हो जाता है और खाना कम। ऐसी कंडीशन में जो हमारा खाना है वो पच नहीं पाता। रीज़न क्या है, क्योंकि जो उससे HCl प्रोड्यूस होगा वो उस अग्नि को क्या कर देगा, शांत कर देगा, ठीक है ना। तो वैसे वो HCl उत्पन्न होगा तो वो क्या करेगा, अपने स्टमक पर आक्रमण करेगा, स्टमक पे नहीं, खाने पर आक्रमण करेगा और उसको क्या करेगा, बिल्कुल पचाने का कार्य करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम पानी पी लेते हैं तो हमारा जो पेट है या फिर HCl वो उसको शांत करता है। साथ ही साथ हम फ्रिज का पानी और पीते हैं तो और तो वही मजा कर देता है अपने, है ना। पर हम समझेंगे नहीं, पानी फ्रिज का ही पियेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि भाई हमें मुंह में ठंडा लगता है, पेट में शांति मिलती है, लेकिन ठंडा पानी हमें नुकसान भी तो करता है। ठंडा पानी हमें नुकसान भी करता है, ठंडा माने फ्रिज का पानी, ठीक है। मटके का पानी नुकसान नहीं करता है, लेकिन फ्रिज का पानी हमें नुकसान करता है। अभी जमाने में नहीं करेगा, बाद में करेगा। जैसे जैसे आपका डाइजेशन सिस्टम डैमेज होता जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी कि भाई क्या हो रहा है ना, फिर समझेंगे हम। तो ये सब था कि मानव में किस प्रकार से भोजन का अंतःग्रहण होता है, किस प्रकार से पचता है, वो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। कहीं पर भी कुछ हमने छोड़ा नहीं है, एवरीथिंग मैंने आप लोगों को पूरी कोशिश की है समझाने की, कि आप लोग सारा समझे होंगे, ठीक है। आगे बस इसमें यही लिखा हुआ है ना, जो मैंने समझाया है सारी वही। स्टार्टिंग में क्या होती है, मुख गुहा होती है। भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वार से होता है, और आहार शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। आहार शरीर के अंदर लेने की जो क्रिया होती है उसे हम अंतःग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःग्रहण कहते हैं। बूझो आ गया भाई, मेरा मित्र है बूझो, ठीक है, मेरा मित्र है, ये मुझसे सवाल पूछता है और मैं कोशिश करता हूँ इनके सवाल देने की, ठीक है ना। क्योंकि सवाल जवाब होने चाहिए, सवाल जवाब क्या होने चाहिए। अगर क्लास में आप लोग सवाल जवाब नहीं करेंगे, टीचर से पूछेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो दिक्कत आपको होगी, टीचर को नहीं, है ना। मानी कुछ चीज़ों मानी अगर जिस टॉपिक से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के बारे में आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए। जितने ज़्यादा पूछोगे उतने ज़्यादा आप इंटेलिजेंट बनते जाओगे, ठीक है ना। पर ये नहीं कि फालतू की बकवास किए जा रहे हो, है ना। रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, समझिएगा कि क्या टॉपिक चल रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। टॉपिक चल रहा है साइंस का, आप इंग्लिश का सवाल पूछ रहे हो, गुरुजी इसका विलोम शब्द क्या होता है ना। तो ऐसा नहीं। मानी भुजो चित्र 2.2 में दिखाए गए अत्यधिक कुंडलित शुद्रांत्र को देखकर आश्चर्यचकित है, वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि पृष्ठ संख्या 17 में इसका सन्निग्ध लंबाई कितनी होती है? 5 से 6 मीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 6 मीटर होती है, ठीक है ना, शुद्रांत्र की। हाँ, अगर आगे और होगी तो मैं देख लूंगा, वैसे मुझे 5 से 6 ही याद है जब मैंने पढ़ा था,
तो इतना ही याद है शायद, 5 से 6 होती है। ठीक है, और भी होगा तो हम आगे कंफर्म कर लेंगे। में इसका सन्निकट लंबाई दी गई है, माने पेज नंबर 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई, तो पहले देख ही लेते हैं ना क्या मतलब है। हाल तुम पेज नंबर कौन सा चल रहा है, पेज नंबर चल रहा है अभी अपना 14 चल रहा है। चलो 17 निकालते हैं, जब 17 की बात ही चल रही है तो हम अभी पूछ लेते हैं कितना हो गया भाई। पेज नंबर 17 हो गया क्या? हाँ 17 ही है। ठीक है, तो ये आ गया भाई अपने पास, स्टमक आ गया। स्टमक के बाद में कहीं दिख रही है क्या? शुद्रांतरा माने 7.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है ना, कितनी होती है? 7.5, माने 5 से 6 बोला था मैंने, लेकिन 7 या 7.5 इसकी लंबाई होती है। ओके, कितनी होती है? 7 या 7.5 इसकी लंबाई होती है। तो भुजो को जवाब मिल गया मेरे मित्र भुजो, तेरे को मैंने जवाब दे दिया मेरे भाई। चलिए आगे अपने पास क्या है, आगे मेरे मित्र को मैंने जवाब दे दिया है। वैसे मैंने 5 से 6 बोला था, लेकिन 7 से कितनी होती है? 7.5 के करीब होती है। ठीक है, चलिए आगे। तो छोटी आंत कितने की होती है? 7.5 की होती है। आगे लीजिए, आगे हैं, हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा इसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग ग्रथिका मानी सॉकेट में दसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है। हमारे जो दांतों की आकृति क्या है? भिन्न भिन्न है, तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। इनके अनुसार इन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं, अलग अलग नाम दिए जाते हैं इनके आधार पर। ठीक है, इनके आधार पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए और अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए कि आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। ठीक है, मानी चेक करना है कितने प्रकार के अपने मुंह में दांत हैं। एक सेब तथा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने के लिए काटने माने कर्तन एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने माने वेदन और फाड़ने के काम आते हैं? उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं। चबाने एवं पीसने के क्या आते हैं? काम आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ चुका है, इधर पढ़ लेते हैं। देखो, अपने जो मुंह के अंदर दांत होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है दिख रखा है, यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, छोटा बना लेते हैं। ये अपने मुंह में स्ट्रक्चर जो दांत हैं उनके बारे में लिखा गया। अपने मुंह में टोटल 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है ना, आगे के जो दांत होते हैं वो कृतनक होते हैं। क्या बोलते हैं? कृतनक। ठीक है ना, क्या होते हैं? कृतनक होते हैं। और कर्तनक कितने दांत होते हैं? 1 2 3 4, 4 नीचे 4 ऊपर। ठीक है ना, 4 नीचे और 4 ऊपर। एक कर्तनक 8 दांत होते हैं। कितने होते हैं मेरे भाई? 8। ठीक है, और रदनक दांत जो होते हैं एक इधर होता है और एक इधर होता है। ठीक है ना, रदनक दांत एक एक होते हैं, माने टोटल मिलाकर ये 4 होते हैं। दो नीचे 2 ऊपर 4 हो गए। ठीक है, उसके बाद अग्रचवर्णक अग्रचवर्णक कितने हो गए? ये 4 4 8 ही होते हैं। कितने होते हैं? 8 ये होते हैं, माने 4 तो नीचे होते हैं और 4 ऊपर की साइड होते हैं। ठीक है, आगे है आपके पास दाढ़ होती है जो चबाने के काम में आती है। कोई भी जो हम खाना वगैरह खाते हैं उसको चबाने का काम में आती है। इसका नाम ऊपर से देखेंगे नाम क्या है। लेकिन ये कितने होते हैं? 6 इधर होते हैं, 6 इधर होते हैं, टोटल मिलाकर 12 होते हैं। ठीक है, मानी कहने का मतलब 6 नीचे होते हैं, 6 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं। काउंट करो कि अपने शरीर में पूरे 32 दांत हुए नहीं हुए? 16 तो ये हो गए और 16 ये हो गए, तो 16 दुनी के कितने हो गए? 32। एक अडल्ट का मतलब होता है जो बच्चा लगभग 25 साल के करीब का होता है, उसमें लगभग कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं।
ठीक है। 25 साल के में कितने होते हैं 32, और 16 साल का है तो उसमें जो अक्ल दाढ़ होती है वो नहीं आती है, तो लगभग उसमें 28 दांत होते हैं। कितने होते हैं 28 दांत होते हैं। और जैसे वो 25 की उम्र तक पहुंचता है, माने लगभग 21 22 के अंदर वो अकल दाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो लगभग 4 दाढ़े होते हैं वो, तो लगभग 28 होते हैं, फिर मिला के 4 लगा के कितने हो जाते हैं, पूरे के पूरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार अपने शरीर में ये दांत होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में कितने होते हैं 8, फिर 4, फिर 8, फिर 12। ठीक है ना, तो 8, 4, 8 और 12, तो आप क्या बोलोगे 84 812। 84 812 का मतलब है कि आगे वाले जो कर्तनक है वो 4 होते हैं, रदनक हैं वो कितने होंगे 8 होंगे। हाँ सॉरी 4 होंगे, 8 होंगे, 4 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 4 होंगे। इस प्रकार से आपका ये रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं चवर्णक। ये तो चवर्णक होती है दाढ़ जिसे बोलते हैं, और ये अग्र चवर्णक होती है। ठीक है ना, ये जो 4 होते हैं, 4 4 8 होते हैं, अग्र चवर्णक होते हैं। अग्र चवर्णक है, दाढ़ जैसे होते हैं ये भी, है ना, लेकिन प्रॉपर दाढ़ की तरह नहीं होते हैं। दाढ़ क्या करती है, पीसने का काम करती है। ठीक है, और बाकी आगे वाले दांतों का अलग अलग कार्य होता है। आगे अपने पास है, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। लाला ग्रंथि बोले तो लार ग्रंथि। ठीक है ना, लार ग्रंथियां होती है जो लार रस क्या करती है, स्त्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, लाला रस का भोजन पर काफी प्रभाव पड़ता है। जब लार ग्रंथियां लार उत्पन्न करती है तो भोजन लसलसा बनता है। क्या बनता है, लसलसा बनता है। कुछ बैक्टीरिया को ये किल करने का काम भी करती है, और अपने भोजन को शांतिपूर्ण माने आसानी से ग्रास नली से उतारने का भी काम करती है, लसलसा बनाकर। तो ये इसका काम होता है। ठीक है ना, अब ये सारणी आ गई, तो इसको आप भर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है ना, दांतों की संख्या तो टोटल 32 होती है। कितनी होती है, 32। निचले जबड़े में और ऊपर जबड़े में समान ही होती है। ठीक है ना, कृतनक और दंशक दांत मानी देखो, स्टार्टिंग में जो आगे वाले जो दांत होते हैं 8 होते हैं, मानी 4 इधर होते हैं, 4 इधर होते हैं। ठीक है, और दंशक दांत जो एक दांत होता है तो ये 1 2 इधर रहते हैं निचले वाले में, और 2 ऊपर वाले में रहते हैं। तो कितने हो गए, ये 6 6 12 हो गए। ठीक है, चीरने एवं फाड़ने वाले दांतों की बात करें तो चीरने वाले और फाड़ने वाले दांत जो अपने पास होते हैं टोटल कितने होते हैं, 8 ही तो नीचे होते हैं, और सॉरी 4 ही नीचे वाले जबड़े में होते हैं, 4 ही ऊपर वाले जबड़े में होते हैं। टोटल मिलाकर 8 दांत होते हैं। ठीक है, और जो चबाने और जो पीसने वाले दांत हैं ये 6 निचले वाले जबड़े में होते हैं, 6 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं। ठीक है, तो टोटल मिलाकर देखो ये क्या 6 क्या होगा, 6 6 12 दांत तो ये हो गए, और 8 दांत ये हो गए, और 12 दांत ये हो गए। तो 12 दूनी के 24 और 8 कितने होंगे, 32 दांत अपने मुंह में होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के दांत होते हैं टोटल मिलाकर। हमने पिछली बार देखा था कितने प्रकार के होते हैं, 4। पहला होता है कर्तनक। कर्तनक का मतलब होता है क्या बोलते हैं, कर्तनक कुतरने वाले। कर्तनक का मतलब कुतरने वाले, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, वो चूहा कुतरता है ना, तो कर्तनक मानी कुतरने वाला। ठीक है, दंशक मानी धसाने वाला। हाँ, ऐसे खा जाते हैं, धसा देते हैं। तो दंशक मानी धसाने वाले दांत कर्तनक, और दंशक दांत टोटल अपने पास 12 होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में नीचे वाले जबड़े में मिलाकर। चीरने फाड़ने वाले जो दांत है 8 दांत होते हैं, जो 2 इधर होते हैं, 2 इधर, 2 ऊपर, 2 नीचे। ठीक है, तो जैसे गन्ने को मुझे क्या करना, छीलना है, तो चीरने फाड़ने वाले दांत मेरे काम करेंगे, वहां पर कुतरने वाले दांत काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर सामने वाले दांतों से आपने कोशिश की तो उपड़ने की भी संभावना बन जाती, क्योंकि ये दसे कम रहते हैं अंदर। ठीक है ना, तो ये चीरने फाड़ने वाले दांत, चीरने फाड़ने का मतलब जिन चीजों को हम जैसे गन्ना चूसना है तो उसको छिलका उतारने वाले दांतों से हम क्या करते हैं चबाने वाला। जो हम खाना खाते हैं उसमें एक तो अपने पास क्या होता है, जो दांत होते हैं वो आसानी से इनसे तो मोटा मोटा ही करते हैं, ये जैसे दाढ़ में इधर जाएगा तो बिल्कुल महिया करके हम नगलते हैं, है ना, बिल्कुल बारीक करके हम क्या करते हैं, निगलने का कार्य करते हैं। चलेगा आगे। आगे अपने पास क्या है जरा देखिएगा। देखो हमारे शरीर के अंदर जो दांत होते हैं वो 2 बार आते हैं।
कितने बार आते हैं? 2 बार आते हैं। स्टार्टिंग के अंदर केवल और केवल दूध के दांत होते हैं। क्या बोला जाता है? दूध के दांत बोला जाता है। तो वो 7-8 साल की उम्र में जाके उपड़ जाते हैं, है ना। 8 साल या 7 साल की उम्र में उपड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर वापस से हमारे दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं। आगे पीछे सारे दांत उपड़ते हैं, फिर दोबारा आते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या है, आपको पता है, आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे, ठीक है। हाँ, हमारे दांतों का प्रथम सेट शेषवा काल माने शिशु का जो काल होता है में निकलता है। लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। 8 वर्ष की आयु तक सभी दांत, या 9 वर्ष की आयु तक क्या हो जाते हैं? सभी दांत गिर जाते हैं। वैसे 8 वर्ष लिखा है, लेकिन जिनका शारीरिक पोषण ठीक ठाक नहीं होता है, माने खान पान ठीक ठाक नहीं होता है, कुछ कमियां होती है उनके शरीर में, तो वो जो 8 साल की जो ग्रोथ होती है वो 9-10 साल में जाके होती है। तो किसी बच्चों के 9-10 साल में भी दांत उपड़ते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या? दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं, जिन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं। पहले वाले तो दूध के दांत थे, अब कौन से हो गए? स्थायी दांत हो गए। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर रहते हैं, पूरे जीवन भर रहते हैं। तथापि वृद्धावस्था में ये प्राय गिरने लगते हैं। वृद्धावस्था में क्या हो जाते हैं? वापस से गिरने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी जबड़े में पकड़ है वो कमजोर हो जाती है और दाढ़ उपड़ने लग जाती है। आगे लीजिए, आगे अपने पास है 2 परखने लिए लीजिए, इन्हें ए और बी चिन्हित कीजिए, डालिए, चिन्हित कीजिए। इनमें ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए और 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए तथा इन्हें दूसरी परखनली में लीजिए। दोनों परखनलियों में 3 से 4 ml जल डालिए। अब दोनों परखनलियों में आयोडीन डालिए। अब दोनों परखनलियों में क्या डालिएगा? आयोडीन डालिएगा। इनसे टपका करके। एक तो उबला हुआ चावल है और एक चबाया हुआ चावल है। मड तथा लार का प्रभाव, मड तथा लार का क्या प्रभाव रहता है वो देखना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे लीजिएगा, आगे अपने पास है मानी विलियन की 2-3 बूंदे डालिए तथा उनका परीक्षण कीजिए। विलियन की क्या करनी है? 2-3 बूंदे डालनी है, परीक्षण करना है, जांच करनी है। आप परखनली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? परखनली के अंदर परखनली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? परिमाणों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। लाला रस के मड को शर्करा में बदल देता है। जो लाला रस का मड होता है, मड को कैसे में बदल देता है? शर्करा में बदल देता है। जीभ यानी होता है, जीभ एक मांसल पेशिया जीभ यानी होता है, जीभ एक मांसल पेशिया अंग है। जो जीभ है वो एक मांसल पेशिया अंग है जो पीछे की और मुख गुहिका के आधार तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है। इसका अग्रभाग क्या होता है? स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ दिखाई दे रही है? ये रही ना। क्या आप अपनी जीभ को देख पा रहे हैं? कौन कौन देख पाता है अपनी जीभ को? चलिए आगे देखते हैं। मिठाई एवं दंत से, भाई मिठाई और दांत से अपना क्या रिलेशन है? हम छोटी उम्र के बच्चे हैं, हमें मजा आता है मिठाई खाने में, चीनी खाने में, गन्ना खाने में ना। खैर गन्ने में से कोई दिक्कत नहीं, खाओ दता के। लेकिन अगर जो हम मिठाई खाते हैं, मिष्ठान भंडार वाली मिठाई नहीं, वो दुकान पे मिलने वाली टॉफी, ठीक है ना। काफी सारे टॉफियाँ, सीमा टॉफी हो गई, है ना, हमारे काफी सारे अलग अलग ब्रांड की टॉफियाँ होती हैं, है ना। वो यदि हम खाते हैं, मिल्क डेयरी मिल्क हो गई, है ना, और ये जो हम क्या बोलते हैं चॉकलेट वगैरह खाते हैं, ये हमारे दांतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। चाय वगैरह पीते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस नाम के हमारे मुख में क्या पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं। उनसे हमें कोई हानि नहीं होती है। उनसे हमें भाई किसी प्रकार की हानि नहीं। हमारे जो मुंह में जीवाणु, उनसे तो कोई प्रकार की हमें हानि नहीं होती है। लेकिन क्या होता है, फिर भी हम खाने के
पश्चात यदि दांत एवं मुख साफ नहीं करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। भाई जो हमारे मुंह के अंदर जीवाणु है लैक्टोबैसिलस नाम का, वो तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन हम समय से दांत साफ नहीं करेंगे, समय से मुंह को साफ नहीं करेंगे, खाना खाने के बाद साफ नहीं करेंगे, तो मेरे भाई अपने मुख के अंदर कई प्रकार के जीवाणु उत्पन्न हो जाएंगे और दांतों को सड़ाने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे? दांतों को सड़ाने लग जाएंगे। मैं तो गाना ही बना दिया भाई, है ना। दांतों को क्या करने लग जाएंगे? सड़ाने लग जाएंगे। ये क्या करते हैं? शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। जो हमारे अलग प्रकार के जो है बैक्टीरिया है, क्या है बैक्टीरिया, वो शर्करा का मतलब होता है चीनी होगी जो हम खाते हैं, उसको खा लेते हैं। उसको खाने के बाद में क्या करते हैं? खाकर भाई अम्ल छोड़ते हैं। अम्ल का मतलब होता है एसिड, और एसिड क्या करते हैं भाई? हमें हानि पहुंचाते हैं, ठीक है ना। एसिड निर्मोचित कर अम्ल विमोचित करते हैं। यह जानने के लिए अम्ल क्या है, अध्याय 4 के यह अम्ल धीरे धीरे दांत को क्या करता है? क्षति पहुंचाता है। अध्याय 4 में देखेंगे अम्ल और क्षार और लवण, ठीक है ना। अम्ल, क्षार और लवण अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने पास क्या है? अध्याय 4 में देखेंगे ये क्या करते हैं। जो अम्ल है वो धीरे धीरे अपने दांतों को क्षति पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाता है। इससे दंतक्षय कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? दंतक्षय कहते हैं। भाई वो जो होता है ना, वो जो एसिड छोड़ता है, अपने जो दांत होता है ना, बिल्कुल सफेद झक चमचमाते हुए दांत है, इनकी पूरी ऐसी तैसी करके रख देता है। क्योंकि एक तो वो एसिड निकालता है। क्या निकालता है मेरे भाई? एसिड निकालता है। और जो वो एसिड है वो धीरे धीरे दांतों के ऊपर जो सफेद परत होती है ना, इसे इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। तो इनेमल को क्या करने, यार मानी हमारा जो मुंह का सबसे कठोरतम पदार्थ है इनेमल है, ठीक है ना। हमारे मुख का सबसे कठोरतम पदार्थ समझो तो इनेमल है। इसको क्या करता है? हानि पहुंचाने लगता है, धीरे धीरे उतरने लगता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे उतरता है, हमारे दांतों में सेंसिटिविटी होने लग जाती है। थोड़ा सा ठंडा पानी क्या पी लिया, मरा रे मम्मी, जान निकल गई मेरी, है हाँ सेंसोडाइन है। सेंसिटिविटी से बचने के लिए सेंसोडाइन कोलगेट का उपयोग करें। अरे कुछ नहीं होता भाई, हमारे दांत पहले ही जा चुके हैं। सेंसोडाइन लगाओ चाहे कोई सी भी लगाओ, है ना। दातुन करो नीम की से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। किससे करो? नीम के दातुन से करो, है ना। नीम की जो होती है उससे आराम से कर लिया करो, क्योंकि एक तो जहरीली वो कड़ी होती है, तो पता है अपने शरीर में थोड़ा फायदा भी करती है, दांतों को भी मस्त बनाती है ना। तो उसका उपयोग किया करें। और इससे क्या हो जाते हैं? दंत से हो जाते हैं। दंत से पहले इनेमल जाता है, इनेमल के बाद में सेंसिटिविटी होती है, रुकती नहीं है, तो दांतों से धीरे धीरे मसूड़े में से खून आने लग जाते हैं, है ना। आपके टूथपेस्ट में नमक है? नमक है क्या? नमक अमक कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं रखा वो नमक अमक में, है ना। किसका उपयोग क्या करो? नीम की दातुन का। यदि समय रहते इनका उपचार नहीं किया जाए तो दांतों में असहाय पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। माने अगर बहुत ही ज्यादा दिक्कत है तो टूटकर क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। तो भाई मेरे भाई चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ एवं अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। मानेंगे नहीं, फिर भी बच्चे खाएंगे, आप लोग खाएंगे ना। हम तो गुरुजी मर जावा पन माना मठाई चाहिए, कौन छोड़ा, है ना। हम तो खाऊंगा ही खाऊंगा चॉकलेट, जिंदगी है ये तो, है। माता पिता छूट जाए, दांत से बोले दांत निकल जाए सारे, राबड़ी पीना मंजूर है हमें, लेकिन हम ठंडा भी पानी पिएंगे, चीनी युक्त भी मिठाइयाँ खाएंगे, है ना। कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिएंगे ही पिएंगे। समझते नहीं हो आप लोग, कोल्ड ड्रिंक सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है ना। ये पेप्सी वगैरह ये सब जो होते हैं सब क्या करते हैं? नुकसान करते हैं, ठीक है। दांत 4 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर लिखा गया है ना। आगे अपने पास है कि कार्य ज्ञात हैं। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। हम बोलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जीभ का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं मेरे भाई? बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। बोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जीभ का। अब जीभ में भी कुछ ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इनके अतिरिक्त ये भोजन में लार, इनके अतिरिक्त ये भोजन में लार, जरा देखो इनमें
एक तो इधर दिख रही है, एक इधर दिख रही है, एक इधर और आगे का भाग और पीछे का भाग, ठीक है ना, आगे का भाग और पीछे का भाग, इन सभी के अंदर देखो ये अलग स्वाद वाली होती है, ये अलग स्वाद वाली होती है, ये आगे और ये पीछे अलग स्वाद वाला सिस्टम, 4 प्रकार की होती है। 1 2 3, एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी ये हो गई। इनमें कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सा स्वाद आता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इनमें स्वाद आता है, अलग अलग जगह अलग अलग स्वाद को क्या करते, जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र, ये स्वाद के विभिन्न क्षेत्र हैं। अभी देखते हैं कि कौन सी जगह से कौन सा हमें स्वाद मिलता है, ठीक है। चलिए आगे, मानी को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद प्राप्त होता है। जो जीभ होता है ना, इसी से पता लगता है कि आहा आज का भोजन खराब था या मम्मी ने खाना खराब बना दिया, आज का भोजन मजेदार था या खराब था, पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है। जीभ पर कौन सी कलिकाएं होती है, स्वाद कलिकाएं या स्वाद ग्रंथियां होती है, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। जिनकी सहायता से हमें क्या है, विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। किसका पता लगा सकते हैं, स्वाद कलिकाओं की स्थायी का पता लगा सकते हैं। जैसे अब लो देखो भाई, आ गए अपने पास, यानी होता निम्न पदार्थों के अलग अलग विलय तैयार कीजिए। चीनी का विलय अलग कीजिए, नमक का विलय अलग कीजिए, नींबू का रस का अलग कीजिए और नीम के रस का अलग, क्योंकि 4 अपने पास ग्रंथियां हैं, उसमें 4 कलिकाएं हैं और 4 कलिकाएं हैं तो 4 प्रकार का तैयार करना पड़ेगा। एक तो कड़वा करना पड़ेगा, एक मीठा करना पड़ेगा, एक नमक वाला करना पड़ेगा माने कड़वा, एक नींबू वाला और एक ये नीम का कड़वा अलग होता है, ये अलग होता है, ठीक है ना। तो चलिए, आपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपनी मर्जी उसे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधा रखने को कहिए। हैं, कोई मित्र निकाल सकता है कि अपनी जीभ है, वो सोचे काट तो नहीं लेगा मेरी जीभ, हैं, मित्र सोचेगा भाई कहीं मेरी जीभ निकाल काट नहीं ले, और जीभ काट लिया तो फिर स्वाद ही नहीं आएगा, मेरा तो स्वाद ही बिगड़ जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे मित्र वित्र के चक्कर में पड़ूंगा नहीं, मैं तो नहीं निकालूंगा जीभ। हाँ, लेकिन क्या चल रहा है, प्रैक्टिकल चल रहा है। पर कभी ऐसे मित्र के पास मत निकाल लेना जो काट ले कहीं। माने चित्र में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलय के नमूने की 1-2 बूंदे रखिए, ठीक है। ने किसके उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंदे रखिए। विलयन रखने के लिए दांत कुतरने की सीख का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराएं। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सीख का उपयोग कीजिए। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है, ठीक है। मानी देखो, मीठा तो किस में स्वाद आएगा, चीनी में आएगा, नमकीन किस में आएगा, नमक वाली में आएगा, खट्टा आपको पता नींबू में और कड़वा नीम में स्वाद आएगा। अब अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें तथा चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए जिसका संवेदन अनुभव उसके द्वारा होता है। अन्य सहपाठियों के साथ उस क्रियाकलाप को दोहराइए। अन्य सहपाठियों के साथ क्या करना है, उस क्रियाकलाप को दोहराना है। उस क्रियाकलाप को क्या करना है मेरे भाई, दोहराना है। भोजन नली, ठीक है, भोजन नली का। अब जरा देखिएगा, अगर हमें कोई भी चीज है कड़वी लगती है तो निगलते टाइम लगती है, ठीक है ना। तो जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, कड़वा को पता लगता है ना, कोई भी टाइम। और अगर निगलने का मतलब जो नीम की चीज होती है वो पीछे की तरफ कड़वी लगती हैं। नीम की चीजें क्या लगती है, पीछे की तरफ कड़वी लगती हैं, ठीक है। नमकीन वाला क्या होता है, जैसे हम ऐसे चाक के देखते हैं किसी चीज को, कड़वा है मीठा है,
ठीक है ना। तो ये इससे पता लग जाता है। और खट्टी और वो जो चीजें हैं वो साइड से पता लगती हैं, ठीक है ना, साइड वाली से पता लगती है। आगे अपने पास क्या है, भोजन या ग्रसिका। गलत दब गया बटन। आपके पास क्या है, भोजन या भोजन नली या गर्सिका। निगला हुआ ग्रास नली अथवा गर्सिका में जाता है। जो निगला हुआ भोजन है ग्रास नली अथवा किस में जाता है, गर्सिका के अंदर जाता है। देखिए ग्रसिका गले तथा वक्ष से होती है, ठीक है ना। कहाँ से होती है, गले तथा वक्ष से होती हुई जाती है। अब जरा समझिए इसको, जाती हुई, आगे लीजिए। आगे क्या है, जाती हुई ग्रसिका की भित्ति के संकुचन, ये क्या करती है, संकुचन। संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती है, माने इसमें कर्माकुंचन गति होती है। कौन सी होती है, कर्माकुंचन। भाई संकुचित होने का मतलब यहाँ पर जो अपने ग्रास नली है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पेट तक जाती है, स्टमक तक जाती है, वो कर्माकुंचन गति से भोजन को नीचे खींचते। कौन सी गति से खींचते, कर्माकुंचन गति से भोजन को नीचे खींचती है। तथा यह गति भोजन को चित्र में नीचे दिए अनुसार धकेलती रहती है, ठीक है ना। क्या करती रहती है, धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, वमन के द्वारा। अब वमन आप बताओगे वमन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। वमन का मतलब मैं बता देता हूँ, उल्टी होता है। वमन का मतलब क्या होता है, वॉमिटिंग होता है, और उल्टी इसे बोलते हैं। द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो। इसके कारण के विषय में सोचिए। अपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा करें। इस विषय पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। ये लीजिए, अपने पास ये क्या हो गया, गर्सिका है। गर्सिका में भोजन जा रहा है, यहाँ से ये कर्माकुंचन गति करती है, यूं करते हुए भोजन को नीचे लाते, स्टमक में जाता है और यूं करके निकल जाता है। ये गर्सिका है पूरी, और ये पूरा का पूरा अपना क्या है, अमाशय या स्टमक बोलते हैं इसको। अमाशय या स्टमक, या नॉर्मल भाषा में हम इस पूरे आगे वाली टंकी को पेट बोलते हैं, लेकिन पेट ये नहीं होता है, अंदर वाला जो होता है उसे बोलते हैं, ठीक है ना, स्टमक बोलते हैं, जहां हमारा खाना पचता है। पहेली जानना चाहते हैं कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। पहेली के दिमाग में भाई है, पहेली बहन है, पहेली बहन ऐसे सवाल काहे को करती है तू, है। माने वमन के भाई, हमारा जो भोजन है ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, ठीक है, कर्माकुंचन गति के कारण। जब हमें उल्टी होती है तो वापस ऐसे कैसे निकल के आ जाता है, यूं उल्टा, माने यूं यूं करके यूं कैसे निकल जाता है, ये सवाल पूछ रही है पहेली। तो इसका जवाब आगे पहेली को मिलने वाला है। पहेली बहन को, ए बहन, स्टमक, ठीक है। तो स्टमक है ये, स्टोमक, ऐसा होता है कि स्टमक, स्टमक ऐसा होगा शायद, ठीक है, मीनिंग ही पता नहीं है। अमास से मोटी भित्ति वाली एक, अमास से मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। यह चपटा एम जे की आकृति का होता है ना। जे या यू की आकृति का होता है ना, वैसे जे दिख रहा है लेकिन यू की आकृति, इसको वैसे यू की आकृति बोला जाता है ना। यहाँ पर जे की आकृति का लिख दिया लेकिन यू आकृति का होता है। तथा ये कंपटीशन में सवाल आते हैं जब पूछा जाता है कि स्टमक का आकार कैसा होता है, तो यू आकार का स्टमक का आकार होता है, ठीक है। इसको इधर से हटा दिया जाए तो यू ही आकार है, समझो, ये आकृति का होता है। तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यहाँ एक और ग्रसिका ग्रास नली से खाद्य पदार्थ यानी होता खाद्य प्राप्त करती है, तथा दूसरी ओर शुद्रांत्र में खुलता है। दूसरी ओर कहाँ खुलता है, शुद्रांत्र में खुलता है। चलिए आगे इसको समझ लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है। चलिएगा देखो, यह है कभी कभी जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है, क्या होती है, खांसी उठती है या इचकी उठती है, यह इचकी आती है, अथवा घुटन अनुभव होती है,
यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। भाई हिचकी वगैरह जो आती है, हम क्या करते हैं, सोचते हैं खाना भी जल्दी जल्दी खा ले, अरे खान भगवान ने दिया, आराम से इसको खाओ, समय से खाओ, धीरे धीरे खाओ, परमात्मा या हमारी जो भी मेहनत के कारण खाना आया, इसे तो कम से कम शांति से खाओ। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, पर मैं क्या करूँ ये मेरी भी आदत है बहुत जल्दी खाने की, हर बार मेरे को हिचकी आती है, ठीक है, पर पता नहीं क्यों भी कितना ही कोशिश करूँ, पर जल्दी जल्दी खाने की आदत पड़ी गई है। तो ग्रास नली के श्वास नली में वो क्या होता है, जो खाना है उसका कुछ दाने उसमें चले जाते हैं, या उसमें कुछ पार्ट चला जाता है, तो वो क्या करती है, हिचकी के कारण वापस निकाल के फेंकती है, वापस निकाल के उसको फेंकती है। तो ग्रास नली से आने वाली श्वास वायु को फेफड़ों तक ले जाती है, और यह ग्रसिका के साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? तो भोजन निगलने के समय एक मासल संरचना वाल्व्स का कार्य करती है, जो श्वास नली को ढक लेती है, श्वास नली को क्या कर लेती है, ढक लेती है, तथा भोजन को ग्रास नली में भेज देती है। संयोग वंश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं, तो हमें घुटन अनुभव होती है। क्या अनुभव होती है? घुटन अनुभव होती है, तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। ठीक है, क्या होती है, गलती से चला जाता है तो वो क्या करती है, बाहर निकाल के फेंक देती है। ठीक है, आगे लीजिए, आगे अपने पास है स्टमक। स्टमक क्या है? मानी अमाशय का आंतरिक अस्तर, अमाशय का आंतरिक अस्तर यानी सतह श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानी HCl, क्या होता है, HCl, तथा पाचक रस स्त्रावित करता है। मानी कौन सा रस स्त्रावित करता है? HCl। मानी HCl तो है, उसके अलावा पाचक रस भी उत्पन्न करता है। श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं, साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक यानी होता पाचक रस, जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। शुद्रात्र, आगे अपने पास क्या आ गया, शुद्रात्र आ गया। मानी यहाँ पर पाचक रस जो होते हैं प्रोटीन को, जो जठर रस होते हैं, मानी पाचक रस या जठर रस जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, वो क्या करता है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ता है। सरल जो प्रोटीन होती है आसानी से टूटती नहीं है, तो उस जठर रस तोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है? जठर रस तोड़ने का काम करता है। आगे अपने पास शुद्रात्र बोले तो छोटी आंत। क्या है मेरे भाई? शुद्रात्र बोले तो छोटी आंत। ठीक है, शुद्रात्र बोले तो छोटी आंत। ठीक है, शुद्रात्र लगभग 7.5 मीटर की होती है। कितने की होती है? 7.5 मीटर की होती है, और अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत बोले तो लीवर, यह यकृत माने लीवर एवं अग्नाशय से स्त्राव प्राप्त करती है। यकृत माने अग्नाशय और यकृत माने लीवर या अग्नाशय से स्त्राव जो प्राप्त होता है उसको करती है, माने उसके स्त्राव को लेती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति में भी कुछ रस स्त्रावित होते हैं। जो इसकी भित्ति है वो भी कुछ रस उत्पन्न करती है। क्या करती है? रस उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? रस उत्पन्न करती है। ठीक है, आगे इसको पढ़ेंगे, बाकी देखेंगे क्या है। रस उत्पन्न करती है। यकृत जो होती है, मानी जो लीवर जो होती है गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। गहरे लाल भूरे रंग की क्या होती है? यकृत, जिसे बोलते हैं कॉड लीवर भी, कॉड तेल भी बोलते हैं उसे, वो उत्पन्न होता है कॉड तेल, है ना, जो उधर के ऊपरी भाग में, उधर माने पेट के ऊपरी भाग में दक्षिण ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है। माने जो यकृत है ये क्या होती है? शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है। यकृत क्या है मेरे भाई? शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है यकृत, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे
पित्ताशय, पित्ताशय कहते हैं पित्तरस वसा, पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो पित्तरस है, जो पित्ताशय से क्या होता है, उत्पन्न होता है। वसा, वसा बोले तो जो हम फैटी चीजें खाते हैं, फैटी चीजें खाते हैं, तेल खाते हैं, घी खाते हैं, और भी काफी सारे फैटी चीजें हैं, उनको ये तोड़ने का या पचाने का कार्य करता है। कौन? पित्तरस, पित्ताशय से जो उत्पन्न होता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। जो अग्नाशय है हल्के पीले रंग की क्या होती है? बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, हल्के पीले रंग की क्या है? बड़ी ग्रंथि है, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। मान जो हमारा स्टमक होता है उसके जस्ट नीचे क्या होती है? स्थित होती है। आगे क्या है? अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन पर क्रिया करता है। माने कार्बोहाइड्रेट बोले तो ग्लूकोज, ग्लूकोज और प्रोटीन पर क्या करती है? क्रिया करती है। ठीक है ना, ग्लूकोज और प्रोटीन पर क्रिया करती है और इसको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देती है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब शुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंच जाता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण करता है। जहां आंत्र रस जो पाचन क्रिया को क्या करता है? पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा जो वसा होती है अम्ल और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन जो होती है अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित हो जाती है? अमीनो अम्ल में। मानी जो वसा है वो तो किस में परिवर्तित हो जाती है? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाती है। और प्रोटीन जो होती है अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाती है। अमीनो एसिड की संख्या 22 होती है। कितनी होती है मेरे भाई? अमीनो एसिड की जो संख्या होती है 22 होती है, उसमें ये क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है मेरे भाई, मेरे मुन्ने दूर न जाना। और ढंग से पढ़ लेना। आगे क्या है अपने पास? क्या है कि एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। अब 1822 में अलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरीके से क्या होगा? घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया। अमाशय माने पेट में क्या हो गया? एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका। अमाशय का जो छिद्र है वो क्या न कर सका? भली भांति बंद न कर सका। उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। छिद्र को किससे ढक दिया? पट्टी से ढक दिया। और ब्यूमॉट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्बल अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। ब्यूमॉट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा है। अमाशय भोजन का क्या कर रहा? मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा है। इसकी भित्ति से क्या हो रहा है? तरल स्रावित हो रहा है, जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांत्र मानी छोटी आंत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। यह नहीं कि मन की मर्जी आए तभी ऐसा हो गया कि इधर खाना भेज रहा है अमाशय से, ना, ये खाना नहीं भेजेगा। जब तक इसमें सही से नहीं पचेगा तब तक ये खाने को इससे बाहर नहीं भेज सकता। अलेक्सिस सेंट मार्टिनर का गोली का घाव है, ये यहां पर लगी थी उसको गोली, बंदूक की गोली। आगे है शुद्रांत्र में अवशोषण। ठीक है,
शुद्रात्र में अवशोषण। अब जो छोटी आंत में, ये थोड़ी है कि छोटी आंत भाई कुछ पाचक रस उत्पन्न करेगी या कुछ और भी जो काम है वो करेगी ना, और भी तो काम है उसके, है ना, उस अवशोषण भी तो करती है। जो जूस निकलता है उसका, मानी पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्या होता है? अवशोषण कहते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब जो नली होती है, शुद्रांत्र छोटी आंत होती है, उसके अंदर एक ब्लड की वेसल्स होती है जो किसमें डायरेक्ट जो शुद्रांत्र में आया हुआ जो रस है उसको ब्लड में पहुंचाने का कार्य करती है, चूस कर। अब चूसने को अवशोषण कहते हैं। यहाँ पर शुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घरोम। उंगली के समान छोटी छोटी क्या होती है उसमें संरचनाएं होती है, वो जो उस रस चूसने का काम करती है। रसांकुर, अथवा इन्हें क्या कहते हैं? रसांकुर भी कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है? क्या भूमिका है? आगे क्या है? दीर्घरोम की क्या भूमिका है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है। तल क्षेत्र क्या कर देता है? बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है और दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। शरीर के कहाँ तक होता है? विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। कौन से प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं? अभी देखते हैं थोड़ा सा। क्या है अपने पास? मानी अवशोषित जो पदार्थ है, अवशोषित जो कहाँ गया रे मेरे भाई, निकल के आजा। जरा देखो, मानी अवशोषित जो पदार्थ है का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में होता है और यहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है और इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। मानी एक बार दोबारा समझिएगा। मानी अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है और इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड, मानी ग्लूकोज का विघटन कहाँ होता है? कोशिकाओं में होता है। क्या होता है? कोशिकाओं में होता है। और किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में परिवर्तित हो जाता है और रुधिर मुक्त होता है। और क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा बनती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन होता है, भोजन का वह भाग जिसका क्या होता है? पाचन होता है अथवा अवशोषण नहीं होता है, वह वृद्धरात्र में भेज दिया जाता है। मानी बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। वृद्धात्र मानी बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। अब आगे वृद्धात्र। वृद्धरात्र का क्या काम है? नाम तो बड़ी आंत है लेकिन काम छोटे, है ना? ऊंची दुकान फीके पकवान वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। बेचारे का नाम तो बड़ा हो रखा है छोटी सी की। तो वृद्धरात्र शुद्रात्र की अपेक्षा चौड़ी अथवा छोटी होती है। लगभग ये 1.5 मीटर मानी 1.5 मीटर की लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। भाई ये तो जल और कुछ लवण ही अवशोषित करती है। जल अवशोषित करती है और कुछ लवण का अवशोषण करती है। बाकी काम की चीजें को तो वही खींच लेती है। कौन? छोटी आंत। वो बोलते हैं ना भाई काम की तो मेरे को दे जा, मैं पहले हूं ना, तो पहले मेरे को दे। ठीक है। जो भी ताकत की चीजें हैं, रस हैं, पूरा मेरे को दे दो। जल और लवण उसके पास छोड़ रहा था। कड़े बड़े चीजों को हम नहीं चाहते, है ना? ये बोलते शुद्रात्र पर कड़ी चीजें हमें नहीं चाहिए ना, कड़ी चीजें तो उसको दे दे।
वो खाने वाली बैठी आगे चौड़ा मुंह फाड़ के, है ना, तो उसको दे दे। तो क्योंकि ये चौड़ा मुंह माने इसका मुंह चौड़ा होता है वृद्धांत्र का, इसलिए मैंने इसको चौड़ा मुंह वाली बोला है। तो चौड़ा मुंह और छोटी होती है 1.5 मीटर की होती है, बड़ी नाम बड़ा माने नाम बड़ा और दर्शन छोटे वाला सिस्टम हो गया। बचा हुआ अपघटित पदार्थ मलाशय में चला जाता है। अर्धठोस मल माने अर्धठोस मल के रूप में रहता है और समय समय पर एनएस के द्वारा बाहर चला जाता है। जैसे जैसे दस्त, और भाई दस्त लग गए, दस्त से पहले कुछ और पढ़ते हैं, है ना। समय समय पर गुदा द्वारा मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, मल निष्कासन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, निष्कासन या मल निष्कासन कहते हैं। घास खाने वाले जंतुओं का पाचन, भाई आदमी तो रोटी खाता है, रोटी का मतलब है गेहूं खाता है, चने खाता है, और भी काफी सारी फल सब्जियां खाता है। घास थोड़ी खाते हैं कि चल रहे आज भोजन नहीं मिले घास चर लेते हैं। आदमी घास नहीं खाता, लेकिन कुछ समय पहले खाया करता था, बहुत समय पहले जब आदमी जानवर हुआ करता था। खैर आदमी आज भी हम क्या जानवर से कम थोड़ी है ना। वह तो पता नहीं कैसे बुद्धि आ गई अपने में, इसीलिए हम आदमी बन गए, लेकिन जानवर से कम थोड़ी। कभी कभी हम जानवर जैसी हरकत कर ही देते हैं, करते नहीं करते हैं ना, कर देते हैं। काफी अखबारों के अंदर आती भी है ना। हमने भगवान ने क्या बना दिया, इंसान बना दिया, मानव बना दिया, लेकिन हम अभी भी जानवरों वाली हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। आदत है ना हमारी, लाचार है आदत से हम, है ना। और हम जानवरों वाली हरकत कर ही देते हैं कभी कभी, तो है ना। क्या कर देते हैं हम, जानवरों वाली हरकत कर देते हैं। अखबारों में आती है रोज कि आज इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, आज ये व्यक्ति जानवर बन गया, आज ये व्यक्ति ऐसा कर दिया। काफी सारे अखबारों में आती है ही जानवर, पर क्या करें, हरकत से बाज थोड़ी आएंगे हम। चलिए आगे। मानी क्या अपने गाय भैंस घास खाने वाले शाकाहारी एवं अन्य जंतुओं को देखा, वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खाना नहीं खा रहे होते हैं। तो जुगाली का मतलब होता, जब खाना नहीं खा रहे होते हैं तो रात को बैठे रहते हैं ना, नींद में भी ऐसे करते रहते हैं जानवर, मुंह चलाते रहते हैं ऐसे ऐसे, माने जुगाली करते रहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, जुगाली। क्या बोलते हैं, जुगाली करते रहते हैं जब वे खाना न खा रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित करते हैं, ठीक है ना, भंडारित करते हैं। और यह भाग रुमेन या प्रथम अमाशय कहलाता, रुमेन या प्रथम अमाशय कहलाता। देखो भाई, हम तो क्या है आदमी, हम तो क्या जानवर से इंसान बन गए। हम में थोड़ी सी सभ्यता है, जिन लोगों में नहीं है वो कभी कभी हरकतें कर देते हैं, लेकिन सभी लोग लगभग सभ्य हैं, ज्यादातर लोग, और कुछ लोग मूर्ख हैं, है ना, जो मतलब जानवरों जैसी हरकत कर देते हैं। अब जरा देखो, हम तो क्या जो खाना खाते हैं थोड़ा प्यार से खाते हैं, आराम से खाते हैं, और कभी कभी फोकट का मिल जाए तो गले तक भी भर लेते हैं, है ना। कुछ लोग हैं फोकट का जब मिल जाता है तो गले तक भर लेते हैं, ठूस ठूस के बढ़िया माल मिल जाता है। वो सोच रहे खाना पराया है, अपना शरीर भी पराया ही समझ लेते हैं, आज चलो ले लेते हैं, है ना। लेकिन जानवर, कुछ जो लोग हैं उनको इतना खाना नहीं चाहिए, जितनी जरूरत है उतना शरीर को खाना चाहिए। ज्यादा खाना भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, और नुकसान पहुंचा भी देता है, लेकिन हम मानते नहीं है। फिर दिक्कत होती है, और मरा रे जी ऐसा करते हैं, है ना, करते हैं नहीं करते हैं ऐसे ऐसे हालत है कर देते हैं। जब ऊपर से ठोस ठोस के बदलते हैं, पेट दुखता है, फिर कभी कभी उल्टियां होने लगती है। शादी ब्याह में जाकर मिल गए रसगुल्ला बर्फी शानदार, खा गया, डकार गया, यहाँ तक गले तक भर गया, फिर घर आके रात में बलबलाता जीजी मरा रे जीजी जान निकल गई मेरी, है ना। पर खाना हिसाब से खाना चाहिए हमें। और जब हम खाना हिसाब से खाते हैं तो कभी भी हम जुगाली करने के लिए जो पेट में लिया गया खाना वापस ऊपर निकाल के नहीं लाते और मुंह नहीं चलाते रात में सोते सोते। ये इस चीज से हम दूर हैं, है ना। अब जानवर क्या करते हैं मेरे भाई, इसके विपरीत। जो जानवर हैं वो जब भी खाना खाने जाते हैं ना, मन चारा चरने जाते हैं, तो एक बार में मोटा झोटा खा लेते हैं, टंकी में भर लेते हैं। जो पहला उसका स्टमक होता है, जिसे रुमेन कहते हैं, उसमें भर लेते हैं। फिर जब उनको रेस्ट मिलता है, उनको पता दिन दिन में खाना मिलेगा, रात में मिलता नहीं है, तो ठोक ठोक के भर लेते हैं। आ जाने दे अरे भाई आने दे, मोटा मोटा आने दे। फिर वो रात में आराम से नींद में उधर से उससे वापस निकालते हैं, मुंह में लेते हैं और चबाते रहते हैं। उसे बोलते हैं जुगाली।
उसे क्या बोलते हैं, जुगाली। और फिर उसको क्या करते हैं, चबाते रहते हैं, फिर पतला करके वापस अंदर ले लेते हैं और उसको दूसरे वाले स्टमक में पहुंचा देते हैं, समझो। कहाँ पहुंचा देते हैं, दूसरे वाले स्टमक में पहुंचाते हैं। जानवर भी है? जानवर भी मानते नहीं है भाई। जैसे हम क्या बोलते हैं, रुमेन कहते हैं, रुमेन, या प्रथम अमाशय भी कहते हैं, रुमिनेंट। अमाशय, अमाशय 4 भागों में बटा होता है। हद हो गई भाई, आप ना पेट तो भाई एक ही भाग में बट रही हो। आप नाम तो अभी अभी हमने पढ़ा था एक ही भाग, इसमें 4 कहां से आ गए। जानवर में 4 होते हैं भाई, पेट है तभी तो इतना खाना खा लेता है। हद हो गए, आज पता नहीं कितना सारा तोड़ा खा गया, कितनी सारी हरी घास खा गया है। हमारे तो एक ही पेट है, इसके 4 पेट है। हद हो गई, कितनी हो गई, 4 पेट। 4 भागों में बटा होता है, मतलब एक पेट जो होता है, पेट तो एक ही होता है लेकिन 4 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है, 4 भागों में बटा होता है, ठीक है ना। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। रुमेन में न के बराबर पाचन होता है, आंशिक पाचन होता है। आंशिक का मतलब होता है न के बराबर, ठीक है। जिसमें जुगाल या कड कहते हैं, जिसे जुगाल या क्या कहते हैं, कड कहते हैं, कड कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में, पिंडकों के रूप में मुख में लाता है, मुख में लाता है, तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रुमंथन कहते हैं। जब वो लेता है, जुगाली करता है, जुगाली को इंग्लिश में रुमंथन कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, रुमंथन कहते हैं, जुगाली करना है, जुगाली करना भाई। और मैं तो भूल ही गया, कौन बोल रहा है कि आदमी जुगाड़ नहीं करता है? कौन बोल रहा है बताओ? मैंने बोला था ना अभी अभी, मेरे को ध्यान ही नहीं आया, है ना। मेरे को ध्यान नहीं, आदमी भी करते हैं भाई, लेकिन बस कमी यह है कि वो पेट में से निकाल के जुगाड़ी नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, गुटखा चबाते हैं, ठीक है। तो वो जुगाड़ी तो हो गई, है ना, पशु ही है वो, एक तरीके से गुटखा खाने वाला पशु आदमी होगा। बुरा मत मानना ना भाई, अगर कोई तुम में से ये जुगाड़ी करने वाला जानवर हो तो बुरा मत मानना, ठीक है ना। और उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ मैं, माफी। पर जुगाड़ी तो करता है, गुटके खाता है बिना मतलब में, जबकि उसके शरीर में उसका कोई यूज नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, कोई मजा भी नहीं आता है ना। केवल पैसे खर्च होते हैं, शरीर खराब होता है, कैंसर हो जाती है, दांत खराब हो जाता है, खाने में दिक्कत होती है, मजा कुछ नहीं आता है। मैंने कभी खाया नहीं, खाने वाले को आता मजा तो है। मैंने कभी खाया नहीं, मजा किसको आता है, खाने वाले को आता, क्योंकि पैसे उठते हैं यार। मैं पढ़ा लिखा आदमी, थोड़ा समझता हूँ। वैसे पढ़े लिखे आदमी के पास जब वो स्टडी कर रहा होता है, पैसों की हालत खराब हो जाती है ना, जिंदगी उसकी खराब हो जाती है। पैसे पैसे में इतना पैसे पढ़ाए, पैसे इतना लगता है पढ़ाई में, हालत खराब हो जाती है। तो वो बेचारा गुटखा कहाँ से खाए, 50 रुपये खर्चे कहाँ से करे रोज का। उसके तो बस सब्जी के पैसे की लालच पड़ रही है। और पढ़ने वाले को पैसे जब माँ बाप देते हैं तो ऐसा लगता है अरे ये तो जेब को जंजाल है हमारे को, है। छोटे बच्चे को तो दे देते हैं चल, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है समझ लो जेब का जंजाल ही है। तो वही समझ लो, गुटखे खाने वाले के पास पैसे कहाँ से आता है इतना, पता नहीं, मैं नहीं जानता भाई। करे तो करे क्या, जरा समझेगा, है ना। गुटखे खाने वाले बुरा न माने, जुगाली कर लिया करो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, पर जुगाली कर लिया करो, है ना। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, खूब खाओ, लेकिन खुद अकेले से ही खा लिया करो। किसी को आदत मत डालना कि चलो तू एक दाना ले ले खा ले, ऐसा मत करना मेरे भाई। आप लोग खुद गलत हरकत में हो तो दूसरे को आदत मत डालो। ये ग्रसिका है, इसकी मुखगुआ है, मुखगुआ से जाते हैं ग्रसिका, यहाँ तक कि फिर ग्रसिका के बाद में ये आता है सीधा इसमें रुमेन में। ये इसका रुमेन भाग होता है, रुमेन में जाता है। रुमेन के बाद में इसका 4 भाग हो गए, देखो, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, टोटल 4 भाग होते हैं स्टमक में, ठीक है। तो रुमेन में चला जाता है, फिर उसके बाद में शुद्रांत्र होती है इसमें। शुद्रांत्र मानी छोटी आंत होती है। शुद्रांत्र में क्या मतलब होता है, छोटी आंत होती है, ठीक है। और इधर अमास से फिर अधनाल होती है, वृद्धात्र होती है, ठीक है। ये वृद्धात्र होती है, इधर क्या होता है, ये होता है इसका अर्धनाल। क्या होता है, अर्धनाल मानी किसी भी रोमथिका अमाशय। रोमथिका मतलब होता है जो रुमेंट करती है, रुमिनेंट करती है, वो रोमथी कहलाती है। चलते हैं आगे 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 चलते हैं। दस्त, कभी कभी हमारे क्या दस्त लग जाते हैं, ठीक है। दस्त बोले तो डायरिया बोल सकते हैं क्या, ना। चलो देखते हैं क्या होता है। कभी कभी हमारे क्या लग जाते हैं, दस्त। दस्त का मतलब होता है बार बार हम जाते हैं गटर में,
बार बार हम कहाँ भागते हैं, गटर में भागते हैं और हालत खराब हो जाती है। दिन में 5 बार चल जाए, 10 बार चल जाए, लिमिट तो अपने 2 बार की है, सुबह और शाम ही जाएं तो अच्छी बात है। अगर 2 बार से यदि हम ज्यादा जा रहे हैं, 4 बार जा रहे हैं, 5 बार जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे कुछ न कुछ गड़बड़ है, हमारे कुछ न कुछ शरीर में गड़बड़ है कि भाई हम बार बार गटर के दर्शन काहे को कर रहे हैं। दिन में 5 बार कर लिए, 10 बार कर लिए, और करते करते परेशान और हो जाते हैं, हालत खराब हो जाती है। और फिर धीरे धीरे यदि 2-3 दिन कंटिन्यू रह गया तो हाथ पांव में जान ही निकल जाती है। अरे भाई कहाँ गई ये जान, मेरे से तो चला उठा ही नहीं जा रहा, 2 आदमी लाओ और मेरे को पकड़ने के लिए, ऐसी हालत हो जाती है अपनी। उसे बोलते हैं दस्त। अब दस्त में होता क्या, जरा देखो। हम क्या करते हैं कि हमें मान लीजिए फूड पॉइजन हो गया, खट्टी डकारे आने लग गए, किसी कारण से दस्त लग गए, उल्टी दस्त हो जाते हैं, मानी खट्टी डकारे भी आते हैं, दस्त भी हो जाता है, और पानी पानी हो जाता है, पेट में जाते हैं तब भी पानी पानी जाते हैं, माते हमारा जो स्टमक है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है, काम नहीं कर पाता, उसमें आ जाते हैं बेकार के बैक्टीरिया। तो कभी कभी हम आपको जल रूपी या तले पतले मल के, जल रूपी या पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, और इस स्थिति को बोलते हैं दस्त। यह संक्रमण किसके कारण होता है, संक्रमण के कारण होता है। किसके कारण, इन्फेक्शन के कारण होता है। संक्रमण का मतलब होता है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण होता है। खाद्य विषाक्तता के कारण भी होता है, अगर हमने खाने में गलत चीजें खा ली, हो सकता है खाने में कोई ऐसी चीजें थी जो हमारे पची नहीं, नुकसान कर गई। या अपच के कारण भी होता है। इसके कारण होता है अपच, अपच के कारण मतलब खाना सही से पच नहीं रहा। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा दस्त लग गया ना तो भाई घातक हो सकती है ना, घातक हो सकती है। इसका मुख्य कारण शरीर में जल एवं लवण, जल एवं लवण, जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। ठीक है, जल और लवण की, जब दस्त जाते हैं तो हमारे शरीर में जल और लवण की अत्यधिक क्षति हो जाती है। क्या हो जाती है, क्षति हो जाती है। इससे सहजता से नहीं टालना चाहिए। ये नहीं दस्त लगे चलो 4-5 दिन में ठीक हो जाएंगे, अरे क्या करेंगे दवाई लेके, इसे सहजता में मत टाल देना भाई। ऊपर निकलने में, भगवान से मेल कराने में टाइम नहीं लगेगा। माने चिकित्सक के पास जाने से पूर्व रोगी को उबालकर उबालकर ठंडा किया हुआ जल उबालकर ठंडा किया हुआ जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। जीवन रक्षक घोल, इसे हम क्या कहते हैं, जीवन रक्षक घोल या ओआरएस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, जीवन रक्षक घोल या फिर क्या कहते हैं, ओआरएस इसको कहते हैं। क्या हो गया है, रुक गया है ना, ये सोच रहा है बोर्ड थोड़ी क्षमता खा लूं, मैं बहुत ज्यादा गर्म हो गया ना, हालत खराब हो गई इसकी, तो रुक रहा है। तो इसे बोलते हैं जीवन रक्षक घोल, ओआरएस। क्या बोलते हैं, ओआरएस, ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है ना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओआरएस इसको बोला जाता है। आप लोगों को पता है कि हमारे शरीर के अंदर लवण की कमी आ जाती है, लवण मानी जो नमक होता है उसकी कमी आ जाती है, और ग्लूकोज की कमी आ जाती है, पानी की कमी आ जाती है। तो हम ओआरएस लेते हैं, उसके अंदर क्या होता है, नमक और चीनी का घोल ही होता है। अगर 2 चम्मच आपने 1 चम्मच आपने नमक लिया, 2 चम्मच आपने चीनी ली, बड़ी सी बोतल भर ली, साथ ही साथ ध्यान रहे उस पानी को आपको बहुत ज्यादा गर्म करना है, मानी गर्म करना है, मानी गुनगुना करना है या गर्म करना है। गर्म करने से उसके बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, और फिर उसको ठंडा करना है। ठंडे करने के बाद ही आप क्या डालेंगे, उसको नमक और चीनी उसमें डालेंगे। ठीक है ना, फिर वो ओआरएस बन जाता है। ओआरएस बनता है, आपको उसको कंटिन्यू लेता रहना है, क्योंकि हम बार बार दस्त जाते हैं तो हमारे शरीर में किसकी, ग्लूकोज की और कमी आ जाती है, किसकी, लवणों की कमी आ जाती है, तो वो उसकी पूर्ति करता रहता है। अगर हमारे दस्त लगता है तो जो हमारे ड्रिप वगैरह लगाते हैं तो वो ग्लूकोज ही होता है, उसमें लवण और क्या होता है, जल होता है। लवण और क्या रहता है, उसमें जल रहता है, लवण और क्या रहते हैं, ग्लूकोज रहता है। वो अपने शरीर को क्या करता है, जो खाना भी नहीं खाओगे तो अगर 10 दिन भी आप बेड पे पड़े हुए तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो उसकी आपूर्ति करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि फाइनली जाकर जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो बनता तो क्या बनता है, वही ग्लूकोज बनता है ना, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है ना, क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज ही हमारे शरीर को चाहिए होती है। अब वो ग्लूकोज हमें डायरेक्ट ही मिल रही है ड्रिप के थ्रू, तो हमें दिक्कत क्या है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेड रेस्ट पे जब भी जाते हैं या बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में जो हमें दिया जाता है ड्रिप के द्वारा, वो ग्लूकोज ही होता है, जिससे खाने की जरूरत कम होती है और ग्लूकोज की वो कंटिन्यू उसकी पूर्ति करता रहता है। ठीक है, तो अब हो गया शायद ठीक ठाक, बिल्कुल हो गया।
चलते हैं आगे। तो इसे जीवन रक्षक घोल या ओआरएस या ओरल रिहाइड्रेशन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन इसको कहते हैं। चलते हैं आगे। कितना पन्ना बच रहा है भाई, खत्म ना, यही है, यही पेज बच रहा है। फिर आ गया भूजो, आ गया, अरे भूजो भी आ गई साथ में। आगे क्या आ गया, आगे लीजिए। आगे अपने पास है जुगाली करना कहते हैं, माने जो जुगाली करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जुगाली करना कहते हैं। रुमिनेंट या रोमथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो घास खाते हैं उसमें सेलुलोज ज्यादा मात्रा में होता है। घास में क्या होता है मेरे पास, सेलुलोज की मात्रा ज्यादा होती है, की प्रचुर मात्रा होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, एक प्रकार का ग्लूकोज ही है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। किसी भी रूमिनेंट अथवा मंथ यानी तो रोमंथी पशु, हिरन आदि के रूमेंट में सेलुलोज का पाचन करने वाला जीवाणु पाया जाता है। इनका पाचन करने वाला क्या पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है। रूमिनेंट का पाचन करने वाला जीवाणु पाया जाता है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। अगर हम घास खा लें तो हमारे दस्त लग जाएंगे, क्योंकि सेलुलोज हमारे शरीर में पाचन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। हमारे पाचन में ऐसी कोई वो नहीं है जो सेलुलोज को पचा सके, तो क्या हो जाएगा, दस्त हो जाएगा। यदि आपने गलती से घास खा ली तो, क्या खा ली तो, घास खा ली, क्योंकि घास में सेलुलोज होता है और सेलुलोज को पचाने के लिए हमारे शरीर में कुछ ऐसा नहीं है। पहली जानना चाहती है कि ये जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबाते, है ना, भली भांति क्यों नहीं चबाते। वो जो जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक मतलब सेलुलोज को पचाने का कोई सिस्टम नहीं है, इसीलिए ये सेलुलोज को नहीं पचा सकता। जानवरों जैसे घोड़ा खरगोश आदि में शुद्रात्र एवं वृद्धरात्र के बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे अर्धनाल कहते हैं। हमारे शरीर में ये नहीं है, बस अर्धनाल नहीं है, अधनाल नहीं, अंधनाल, ठीक है ना। हमारे शरीर में क्या नहीं है, अंधनाल नहीं है, इसके कारण हम सेलुलोज को नहीं पचा सकते, और इनके शरीर में अधनाल होती है, ये सेलुलोज को पचाने का कार्य करती है, तोड़ने का कार्य करती है। भोजन के सेलुलोज को पचाने का यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो कि मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अब एक तो भोजन का जीवाणु नहीं है, दूसरी बात वहां पर अपने पास अंधनाल भी नहीं है ना, लगवा लेके पशुओं की निकाल के, और फिर खाएं घास है। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिसमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिसमें न तो मुख होता है और न ही पाचन होता है। फिर क्या होता है, न तो मुख होता है, मुंडा भी नहीं होता है, मुख मानी मुंडा, मुंह, ये मुंह जहां आ ये नहीं होता। कुछ प्राणियों में पाचन भी नहीं होता, हद हो गई, फिर वो उनका शरीर कहीं से बढ़ रहा है? देखते हैं क्या है कि अब तक आपने जंतुओं के विषय में पढ़ा है जिनमें से पाचन तंत्र पाया जाता है, जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख होता है, मुंडा भी नहीं होता। मुख ये जो रोटी खाने का होता है वो न होता है, और न ही पाचन तंत्र। अरे फिर भाई कहीं पार पड़े, पाचन तंत्र भी कौन है, ये भी नहीं है, फिर वो अपने शरीर को चलाते कैसे, हद हो गई भाई। किस प्रकार भोजन का अंतःग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन करते हैं। खंड 2.4 में आपका भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। ही हू। ले भाई 2.4 भी आ गए। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा में माने भोजन को किस प्रकार वो लेता है, संभरण माने भोजन लेना, और किस प्रकार वो पाचन करता है, क्योंकि पाचन तंत्र तो उसमें होता ही नहीं है। अमीबा जलाशय में पाए जाने वाले एक कोशिकीय जीव है, यूकेरियोटिक है, ठीक है ना। यूकेरियोटिक जिनमें एक कोशिका होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, यूकेरियोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूकेरियोटिक क्या बोलते हैं, यूकेरियोटिक। एक कोशिकीय जीवों को क्या बोलते हैं, यूकेरियोटिक बोलते हैं। जो कौन है, अमीबा, पैरामीशियम, ये एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल संघनन केंद्रक होता है, और कोशिका आ गया अमीबा, अमीबा
आहा, मजा आ गया अमीबा को देखकर। ऐसा होता है क्या अमीबा? आगे जरा देखो। द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धमनियां होती है। अनेक क्या होती है? धमनियां होती है, नसें होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। अमीबा निरंतर अपनी स्थिति और आकृति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्धन निकालता रहता है। एक अथवा अनेक उंगली के समान प्रवर्धन निकालता रहता है। क्या निकालता रहता है? प्रवर्धन निकालता रहता है। जिन्हें पादाब या पांव, जिन्हें पादाब या कृत्रिम पांव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। गति देने एवं भोजन पकड़ने में मेरे प्यारे बच्चों सहायता करता है। आगे लीजिए। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों को खाता है, लेकिन मुंह तो है ही नहीं, पाचन तंत्र भी नहीं है, कैसे खाएगा मेरे भाई? जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कणों के चारों ओर पादाप विकसित करके उसे निगल लेता है। मुंह ही नहीं है, फिर कैसे निगल लेता है? मतलब ये यूं जकड़ लेता है उसको और अपने में समा लेता है, अंदर घुसा लेता है। मुंह नहीं है इसके, ठीक है। और खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य दानी में फंस जाते हैं। जो खाद्य पदार्थ है उसकी खाद्य दाने में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। पाचन तंत्र भी नहीं है, मानी पेट भी नहीं है, स्टमक भी नहीं है, नलिया वलिया कुछ नहीं है, वो छोटी आंत बड़ी आंत, ठीक है। पाचन तंत्र वही होता है, छोटी आंत बड़ी आंत से मिलकर। जरा देखो, ये लो, कहाँ नली दिख रही है इसके पेट में? है केंद्रक हो गया, पादाब हो गया, इसमें से छोटे छोटे रेशे छोड़ता है। यूं क्या करता है? ये रेशे छोड़ता है और खाने को क्या करता है? पकड़ लेता है। क्या करता है? ये खाने को पकड़ लेता है, रेशे छोड़ता है। ये हो गया खाद्य कणिका। ये छोटे छोटे खाद होते हैं, जैसे अपने दो ऐसे करके ऐसे पकड़ लिया और अपने क्या कर लेता है? अपने शरीर में ही चूस लेता है इनको, ठीक है। फिर खाद्य धानियां होती हैं, फिर क्या कर लेता है? ये शरीर के कहीं से भी अंदर घुसा लेता है। मुंह तो होता ही नहीं है। इधर मिल गया कण तो इधर से अंदर घुसा लेगा, इधर मिल गया तो इधर से अंदर घुसा लेगा, यहां मिल गया तो अंदर से घुसा लेगा और फिर उसका रस चूस लेता है। क्या कर लेता है? रस चूस लेता है। क्या कर लेता है मेरे भाई? रस चूस लेता है। आगे फिर क्या करता है? फिर रस चूस सांस के छोड़ देता है, कहीं से भी अपने शरीर से निकाल देता है। तो इसे क्या बोलते हैं? अभिसेपित अपशिष्ट हो गया। क्या हो गया? अभिसेपित अपशिष्ट हो गया। आगे लीजिए, आगे पढ़िएगा मेरे बच्चों। आगे देखो क्या है। खाद्यदानी में ही पाचन रस स्त्रावित होते हैं और ये खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित होता है और अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव और गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। और अमीबा अपने खुद के दो टुकड़े करके जनन करता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। जिसे मुकुलन कहते हैं। अमीबा अपने जैसे बच्चे पैदा नहीं करता है। अमीबा खुद से ही टूट जाता है दो भागों में और बच्चे पैदा कर लेता है ना। माने जो उसकी एक कोशिका है वो दो कोशिका में टूटकर जैसे दो कोशिका हुई अलग अलग, और एक अपने जैसी आकृति जैसा दूसरा जीव उत्पन्न कर देता है। उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जननी समझो, जन्म दे रहा है एक दूसरे को, लेकिन इस प्रकार से जनन करता है अपनी संतान को, अपने बच्चों को एक जैसे। गुणन करता है। गुणन का मतलब होता है एक से ज्यादा बन जाते हैं। एक से ज्यादा क्या हो जाते हैं? ये बन जाते हैं। चलिएगा आगे। उपयोग के लिए किए जाते हैं और बिना पचा अपशिष्ट खाद्य दाने द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम अभी प्राणियों में समान है। सभी प्राणियों में समान है, अभी नहीं, सभी प्राणियों में समान है। जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं, ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। चले
हमने क्या क्या पढ़ा है इसके अंदर? काफ़ी सारा पढ़ा है। अवशोषण पढ़ा है, अवशोषण का मतलब चूसना होता है। अमीनो अम्ल पढ़ा है, मानी जो प्रोटीन होती है अमीनो एसिड की बनी हुई होती है। स्वांगीकरण होता है, स्वांगीकरण होता है मानी जो हमारे शरीर के अंदर कोई भी चीज़ जाती है। पाचन होता है, पाचन का जो रस है हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसके द्वारा कहाँ तक पहुँचता है, कहाँ तक कोशिकाओं तक पहुँचता है। और कोशिकाओं में पाचन, और कोशिकाओं में पाचन ही स्वांगीकरण कहलाता है। हमारे पित्ताशय से पित्तरस निकलता है, जो भोजन में पित्तरस निकलता है जो भोजन में कुछ बैक्टीरियाओं को मारने का और प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। ठीक है। मुख गुहिका मुंह में होती है, दांत जो होते हैं रदनक होते हैं। सेलुलोज घास में होता है, और पाचन तंत्र हमारे शरीर में भी होता है और जंतुओं के शरीर में भी होता है। निष्कासन खाना खाने के बाद जो पच जाता है, पचने के बाद जो बेकार अपशिष्ट या यूरिक पदार्थ होता है उसे हमारा शरीर बाहर निकाल देता है, उसे बोलते हैं निष्कासन मलाशय द्वारा। वसा अम्ल, वसा अम्ल जो वसा होती है उसको अग्नाशय जो रस है वो तोड़कर वसा अम्लों में बदल देता है। खाद्य दानी किसमें पाई जाती है? अभी अभी हमने अमीबा पढ़ा था। पित्ताशय हमारे शरीर में होता है जो पित्तरस का क्या करता है? उत्पादन करता है। कर्तनक हमारे दांत होते हैं। अंतग्रहण भोजन को अंदर लेना अंतग्रहण कहलाता है। और यकृत, यकृत का मतलब लीवर होता है, जो लीवर रस उत्पन्न करता है। अग्र चवर्णक माने अग्र चवर्णक होता है, पीछे पीछे दांत होते हैं उसे चवर्णक कहते हैं। उसके आगे अग्र चवर्णक होते हैं, फिर उसके आगे कर्तनक होते हैं, फिर उसके आगे माने अगर बात है ग्रसिका मंदन होता है। ये जो ये नली को ग्रसिका कहते हैं, है ना। इस नली में कर्मा कुंचन गति होती है। आगे अपने पास आ गया अग्नाशय। अग्नाशय अपने पास एक ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय को कहा जाता है। और ये अग्नाशय रस उत्पन्न करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में डायबिटीज वगैरह ऐसी बीमारी हो जाती है, जिसे मीठी मीठी बीमारी कहते हैं। आगे हो गया अग्रचय वर्णक। क्या हो गया? अग्रचय वर्णक हो गया। अग्रचय वर्णक वो होते हैं माने पीछे पीछे के दांत के आगे जस्ट थोड़ी सी दाढ़ होती है, उसे अग्रचय वर्णक कहते हैं। पादाब, पादाब जो होते हैं मेरे भाई कहाँ उपस्थित होते हैं? ये होते हैं अभी अभी जो हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले? अमीबा पढ़ा था है। अमीबा अपने जब भोजन फील करता है कि भाई मुझे खाना खाना है, तो अपने दो चार क्या निकालता है? अपने शरीर में से तंतु निकालता है और भोजन को पकड़ता है और अपने में समा लेता है, वो पादाब होते हैं। रुमेन, रुमेन वे पशु जो सेलुलोज को पचाने का कार्य करते हैं या घास खाते हैं, रुमेन प्राणी कहलाते हैं। रूमिनेंट, रूमिनेंट मानी वही रूमिनेंट है। ये तो रूमिनेंट क्या होता है? उनके अंदर एक अंग होता है, समझो। लाला ग्रंथियां, हमारे लाला ग्रंथियां जो हमारे मुंह में होती है 4 प्रकार की होती है और अपने मुंह में होती है ना। दो तीन ही होगी, ये तो शायद मुझे पता नहीं है, लेकिन वो तो स्वाद की होती है 4 तो। और होता है दीर्घरोम। दीर्घरोम का मतलब होता है जो हमारे शरीर है उसके स्टमक में छोटे छोटे रोम्स होते हैं, और जो स्टमक में भी होते हैं, और जो हमारी छोटी आंत है उसमें भी होते हैं, उन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं। आशा करते हैं आज का जो हमारा सेशन है आप भली बात ही समझे होंगे। फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में। अच्छा लगा है, प्यारा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाँ, ऐसा कभी कभार क्या होता है। वैसे खैर मैं ये लोग मंत्र उच्चारण करते हैं ना, उस प्रकार से मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ। ठीक है। जब कोई चीज़ें पूरी तरीके से आती हैं तब आदमी अपने हिसाब से हाव भाव में बताने लगता है, तो उसी प्रकार से मैं बोलता हूँ। खैर मुझे मंत्र वगैरह ऐसा कुछ आता नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारा सब चीज़ों को सीख जाता मंत्र बोल के। हैं हम त्र्यंबकम यजामहे। चले, थैंक यू।